हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज है हमारे मैथ्स के पढ़ने का दिन। तो हम आपके लिए जो न्यू बैच हमने लाया हुआ है, उसमें एक चैप्टर जो हमारा चल रहा था 8 स्टैंडर्ड मैथ्स का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है वेरिएशन, आज लेकर आ गए हैं हम इसका लेक्चर नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, फाइनली लास्ट लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर आ गया है। यानी फाइनली आज के दिन ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पिछले 2 लेक्चर से हम कंटिन्यूसली इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो जरूर से चेकआउट कर लेना। और अगेन एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो हम बना रहे हैं डिजिटल बोर्ड के ऊपर, जो वीडियोस आप देख रहे हो, ये सब न्यू वीडियोस है, जो न्यू बैच के अंदर हम आपको साइंस और मैथ्स को दोबारा पढ़ा रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी जब हमने व्हाइट बोर्ड्स की जब शुरुआत की थी, यानी जब 3-4 साल पहले इस चैनल की जब शुरुआत की थी, तब पुराने व्हाइट बोर्ड के वीडियोस पूरा सिलेबस प्रेजेंट है। उसमें आप देखोगे तो पूरा का पूरा साइंस, पूरा मैथ्स और पूरा एसएसटी को हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा के रखा हुआ है। तो वो वीडियोस आप जरूर से देखो और अपने दोस्तों को शेयर करो, और न्यू वाले वीडियोस को भी जरूर से शेयर करना, ताकि आने वाला जनरेशन भी ऐसे वीडियोस को देखे और अच्छी तरीके से क्वालिटी एजुकेशन ले सके। बस एक ही सपना था मेरा जब हमने ये चैनल चालू किया था, कि हर बच्चे, हर गांव के छोटे छोटे बच्चे तक हम पहुंच सके, ताकि उनको भी, जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, कहीं क्लासेस नहीं लगा पाते, घर से बाहर नहीं निकल पाते, लड़कियां हैं, कोई भी है, वो घर पे बैठ के भी आराम से अपने फ़ोन में ऐसे वीडियोज़ को देख सके और अच्छे से मार्क्स लेकर आ सके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर से ऐसे वीडियोस को शेयर करोगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर किस बारे में है? प्रैक्टिस सेट, जो कि होने वाला है 7.3 के बारे में। अब इस चैप्टर में हमने देखा था कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, और उसी के बेस पे कई सारे एग्जांपल्स हमने प्रैक्टिस सेट 7.1, 7.2 हमने सॉल्व कर लिया था। तो जाके लेक्चर्स देख सकते हो। आज हम 7.3 एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट जो ये 7.3 है, ये किसके ऊपर है? तो ये बेस्ड होने वाला है वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। तो वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है? तो ये होने वाला है टाइम और वर्क के ऊपर डिपेंडेंट। तो ये टाइम और वर्क एग्जैक्टली क्या होता है कि आप जानते हो कि अगर हम बात करें टाइम की, वर्क की और स्पीड की, तो एक चीज आप बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। देखो, कोई भी चीज को करने के लिए मान लो जितना टाइम लगेगा, ठीक है, जितना टाइम लगेगा उतना, जितना ज्यादा टाइम उतने कम लोग। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मेरे को वर्कर्स बताने हैं, तो मैं बोल दूंगा कि टाइम जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वर्कर्स के। यानी जितना ज्यादा टाइम होगा उतने कम वर्कर्स होंगे, और अगर मुझे फास्ट काम करवाना है तो मुझे वर्कर्स का नंबर बढ़ाना पड़ेगा टाइम के हिसाब से। उसी प्रकार स्पीड और जो टाइम होता है, ठीक है ना, स्पीड और टाइम वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना कम टाइम लगता है, बराबर। जितना ज्यादा स्पीड उतना कम टाइम, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। जितना स्पीड बढ़ा दोगे उतने जल्दी पहुंचोगे, जितना स्पीड स्लो कर दोगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हम लोग को नॉर्मली दिमाग लगाना होता है, और यही सब प्रैक्टिकल तौर पे सवाल पूछे जाएंगे इस प्रैक्टिस सेट के अंदर, कि इतने स्पीड से गाड़ी चल रही थी, या फिर इतने आदमी थे, इतना कम समय लग रहा है। तो ये ऐसे ऐसे सवाल हमको देखने मिल जाएंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बस कुर्सी की पेटी को टाइटली बांध लो और ये वीडियो को पूरा एंड तक देख लो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल से सीधा सीधा। तो प्रैक्टिस सेट जो कि होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3, इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। तो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 7.3 का? क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब कुछ स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा और आपको ये पूछेगा कि पता लगाओ कि इसमें से कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब इनवर्स मतलब क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आना चाहिए तो वो इनवर्स होगा, डायरेक्ट आ गया तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखो, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब, तो आप कुछ भी मान सकते हो कि लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू, आपने एक्स मान लिया, और टाइम जो लग रहा है, टाइम टेकन बाय देम, उसको हमने क्या मान लिया? वाई मान लिया। तो आप किसी को भी कुछ नाम से मानना जरूरी है, कुछ सिंबल देना जरूरी नहीं। तो डायरेक्ट आप पूरा एक ही बार वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल नहीं लगा सकते। आपको पहले किसी चीज को एक्स या फिर वाई या फिर एम या फिर एन के फॉर्म में मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। यानी कि कोई भी जॉब करने के लिए कितना नंबर ऑफ वर्कर्स लग रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे अभी अभी हमने आपको बताया कि जितने कम वर्कर रहेंगे, मान लो मुझे एक खेत है, उस खेत को प्लविंग करना है, तो मैंने सिर्फ 2 आदमी लगाया, तो 2 आदमी लगाया तो मुझे 10 घंटे लग गए। लेकिन मैंने उसके जगह पे 10 आदमी लगा दिया तो फटाफट काम होगा, टाइम कम लगेगा। मतलब जितने ज्यादा वर्कर उतना कम समय, जितना कम वर्कर उतना ज्यादा टाइम। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ वर्कर्स है, ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एज एक स्टेटमेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, कि एज द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ वर्कर्स, एज द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीजेस,
जब नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो डिक्रीज होगा। द टाइम डिक्रीजेस, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब डिक्रीजेस। सीधी सी बात है, जब वर्कर ज्यादा होंगे तो जो टाइम लगेगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x, यानी जो वर्कर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। हमने टाइम को y माना हुआ है तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन हमें पूछा था कि क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स वेरिएशन है, तो यस इट इज ए इनवर्स वेरिएशन। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज एन इनवर्स वेरिएशन। क्या है ये, इनवर्स वेरिएशन है। तो इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है, समझ में आया। बस आपको यही बताना था कि इनवर्स है कि नहीं, बट ये चीज हमने पहले समझा, उसको सिंबल के फॉर्म में डाला, उसको वैल्यू निकाला और फिर हमने बताया कि हाँ ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, देखो ये दिख रहा है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, ध्यान देना। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल ए टैंक। मतलब बोल रहा है कि लेट द नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल ए टैंक, इसको मैं मान लेता हूं x, और टाइम टेकन जो लगेगा, टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक इज इक्वल टू y। तो सीधी बात है, आप देखोगे तो नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक, वो क्या हो जाएगा, जितना मोटा पाइप होगा उतना जल्दी भरेगा, ठीक है। आप देखोगे तो फिल करने के लिए तो नंबर ऑफ पाइप्स और ये जो होगा ये भी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा, मैंने इस डायरेक्ट, अभी मैं डायरेक्ट समझा नहीं रहा हूं, मतलब डायरेक्ट आपको लिख के बता रहा हूं। तो यस ये भी क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यस इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्लियर, कितना इजी था। तो ऐसे एग्जांपल्स को जरूर से आप देखो और सॉल्व करो, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखो, पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ ए व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट द पेट्रोल फिल्ड इन टैंक, पेट्रोल फिल्ड हो रहा है टैंक में, उसको x मान लिया, एंड कॉस्ट ऑफ इट, कॉस्ट जो है उसको y मान लिया। तो मुझे बताओ, जितना पेट्रोल डालोगे उतना ही कॉस्ट बढ़ेगा, जितना मैं पेट्रोल डालते जाऊंगा उतना कॉस्ट भी तो बढ़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि पेट्रोल ज्यादा डाल रहा हो तो कॉस्ट कम लगेगा, पेट्रोल भी जितना डालूंगा उतना ही कॉस्ट लगेगा। 1 लीटर डालूंगा तो 100 रुपया, 2 लीटर डालूंगा तो 200 रुपया। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो भी एज द पेट्रोल प्राइस इंक्रीज, ऐसा एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, एज द पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक increases कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, कॉस्ट भी बढ़ेगा, कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब पेट्रोल बढ़ेगा तो उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा, यानी जो x होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा y से। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन है क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज नॉट एन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया ना, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हो गया यहाँ पे, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है, इट इज नॉट एन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हमने इस तरीके से शॉर्टकट में लिख दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस। मुझे बताओ, हम मान लेंगे सबसे पहले लेट द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू x, ठीक है, एंड इट्स रेडियस इज इक्वल टू y। आप कुछ भी मान सकते हो, mn मान सकते हो, रेडियस एरिया के लिए a मान लो, रेडियस के लिए r मान लो, जो भी आपको नाम देना आप दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मुझे बताओ, एरिया ऑफ सर्कल को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो रेडियस भी तो बढ़ेगा। जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, यहां से अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं जो इतने छोटा रेडियस का है तो ये छोटा सर्कल बना, इतने बड़े रेडियस का बनाऊंगा तो बड़ा सर्कल बनेगा, उससे बड़ा रेडियस का बनाऊंगा तो और बड़ा बनेगा। मतलब जितना बड़ा रेडियस होता जाएगा उतना बड़ा सर्कल होता जाएगा, तो सर्कल का एरिया भी बड़ा होता जाएगा। तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जितना बड़ा सर्कल उतना बड़ा एरिया उतना बड़ा रेडियस। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पे भी x जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा y से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज नॉट एन इनवर्स प्रोपोर्शन। थोड़ा शॉर्टकट मैंने यूज किया है यहाँ पे, लेकिन आप लोग समझदार हो तो समझ जाओगे। तो आप रीजन लिख देना कि एज द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेस रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस, ऐसा एक स्टेटमेंट लिखना, और उसके बाद x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y लिखना, और फिर लिखना कि इट इज नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन और वेरिएशन, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। जनरल तौर पे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो आप आराम से इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है, क्लियर है बच्चा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसको समझो, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या बोल रहा है
कि इफ 15 वर्कर, क्वेश्चन समझो कि इफ 15 वर्कर कैन बिल्ड ए वॉल इन 48 आवर, 15 वर्कर लोग मिलके एक दीवार को, एक वॉल को बनाते हैं, 48 आवर लगता है उनको। हाउ मेनी वर्कर विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम इन द 30 आवर्स, मतलब ये जो 48 आवर में जो दीवार बनी उसको अगर मुझे 30 आवर में बनाना है तो मुझे कितने वर्कर की जरूरत पड़ेगी। पहले कितने वर्कर लग रहे, 15 वर्कर लग रहे, 15 वर्कर को 48 घंटा लग रहा है और कितने वर्कर को 30 घंटा लगेगा, ये निकालना है। तो बहुत सिंपल है, आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट द जो वर्कर्स है उसके लिए कुछ मान लेते हैं हम लोग। तो लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स, let the number of workers is equal to x, और टाइम के लिए मान लेते हैं एंड टाइम विल बी इक्वल टू y। तो x वर्कर्स है और y हमारा टाइम है, ऐसा हम मान के चल लेते हैं। फिलहाल में ये चीज हमको समझ में आ गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ वर्कर्स रहेंगे उसका मतलब अगर हम बात करें मतलब जितना ज्यादा वर्कर रहेंगे उतना ही कम टाइम लगेगा, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं एज द नंबर ऑफ वर्कर्स, जो भी नंबर ऑफ वर्कर्स रहेंगे, एज द नंबर ऑफ वर्कर वैरीज, जितना ज्यादा वर्कर उतना कम टाइम, जितना ज्यादा टाइम उतने कम वर्कर। समझ में आ रहा है? तो ये क्या वैरी करेगा, इनवर्सली करेगा। तो एज द नंबर ऑफ वर्कर वैरीज इनवर्सली, वेरिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो एज द नंबर ऑफ वर्कर वैरीज इनवर्सली विद द टाइम रिक्वायर्ड, with the time required to build a wall, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो मैं क्लियर कट एक चीज यहां पे बता सकता हूं क्या, कि जो मेरा x है वो मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, y से। अब यहां पे मुझे पता है हमारा वही पुराना वाला रूल जो प्रैक्टिस सेट 1 में 7.1 में 7.2 में देखा, हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल लिखते हैं। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटा के अगर मैं लिखता हूं तो मैं क्या करूंगा, एक कांस्टेंट k के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो k इंटू 1 अपॉन वाई, ठीक है। तो k मल्टीप्लाई बाय 1 इज k, तो x इज इक्वल टू k अपॉन वाई एंड देयरफॉर x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्या हुआ, x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू k। लेकिन यहां पे तो कंडीशन उन्होंने दे रखा है कि व्हेन 15 वर्कर्स आर देयर टाइम इज 48 आवर्स। तो मेरे को एक कंडीशन उन्होंने दे रखा है कि व्हेन 15 वर्कर, तो 15 वर्कर को क्या माना है, x, तो व्हेन x इज इक्वल टू 15, टाइम कितना लग रहा है, यानी y कितना लग रहा है, जब x 15 था तो y 48 लग रहा है। तो मैं इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल सकता हूं। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, मैं क्या कर रहा हूं, ये सबको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। देखो क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशन नंबर 1 में डालता हूं। इक्वेशन नंबर 1 मेरा ये रहा, x इंटू वाई इंटू के। तो x मेरा 15 है, मल्टीप्लाई बाय y कितना है मेरा 48 इज इक्वल टू k। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, k का वैल्यू मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करके दिखाओ, 15 को 48 से मल्टीप्लाई करो, साइड में कहीं पे करके देखता हूं। 48 को 15 से मल्टीप्लाई करता हूं, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 4 जा 20, 24 हो गया। 0 1 8 जा 8, 1 4 जा 4, 0 8 4 12, 1 कैरी, 4 2 6 7, 720 आ गया। तो k का वैल्यू यहां पे मिल गया मुझे 720। k का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 720। अब ये k को उठा के मैं इस इक्वेशन में डालूंगा तो मुझे मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो इसको उठा के मैं वापस डालता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा तो होगा क्या, देखो ध्यान देना। इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा तो ये मेरा x है, मल्टीप्लाई बाय y है, इज इक्वल टू k का वैल्यू है 720, और ये जो आया मेरा इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, और इसी को मैं बोलूंगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। समझ आया, यहां तक समझ में आ गया बच्चा? सेम वही कर रहे हैं जो हमेशा हम करते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। अब ध्यान देना, तो मिटा देते हैं। अब ध्यान देना, हमको निकालना क्या है कि भाई जब वर्कर कितने हैं, जब टाइम 30 आवर्स रहेगा। तो हमें क्वेश्चन इसी में पूछा है कि क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन, देखो व्हेन टाइम लग रहा है 30 आवर्स, तो टाइम के लिए क्या माना है y। तो व्हेन y इज इक्वल टू 30 आवर्स, तो हमें पूछा है x का वैल्यू कितना आएगा, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो जाएंगे। तो इसको उठा के मैं डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन यही पूछा है कि पता लगाओ कितने नंबर ऑफ वर्कर्स लगेंगे जब टाइम लग रहा है 30 घंटा। अब इसमें मैं डालता हूं, कैलकुलेट करूंगा, देखो ध्यान से मैं क्या करूंगा, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में डालूंगा। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x इंटू वाई इक्वल टू 720। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 720 है। x का वैल्यू मेरे पास पता नहीं है, लेकिन y का वैल्यू मुझे पता है जो कि 30 इज इक्वल टू 720। सॉल्व करता हूं मैं, तो देयरफॉर x का वैल्यू यहां से मिलेगा मुझे, जो कि होगा ये x इधर जाएगा 720 उधर का उधर ही, होल डिवाइडेड बाय 30, ये 0 0 गेट्स कैंसिल, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 होता है, 3 4 जा 12। तो x का वैल्यू यहां से मिल गया मुझे 24। x क्या माना है मैंने,
x माना है मैंने नंबर ऑफ वर्कर्स। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड, तो मैं यहां पे एक स्टेटमेंट बोलूंगा, क्या बोलूंगा, देयरफॉर 24 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन कितने घंटे में, 30 आवर्स में। तो हमने फाइनली हमारा आंसर निकाल दिया, कितना, 24 घंटा। तो x कितना आ गया, 24 घंटा, मतलब उन वर्कर्स को 24 घंटा लगेगा तब जाके ये चीज निकलेगा। ठीक है, सॉरी 24 वर्कर लगेंगे, माफ करना दोस्तों, 24 आवर्स नहीं, माफ करना, देखो गलती से मैंने आवर लिख दिया यहां पे, 24 वर्कर्स। ठीक है, 24 वर्कर्स इन 30 आवर, हाँ ये तो बराबर लिखा था मैंने, ये बराबर लिखा था, सॉरी माफ करना, 30 आवर्स में, ये बराबर लिखा था 30 आवर्स, यहां पे वर्कर लिखना रह गया 24 वर्कर्स। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। समझ में आ गया ये चीज, मतलब इन शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो आपको क्लियर हुआ कि भाई आपको पूछा था कि भाई पहले कितने लगते हैं, 15 वर्कर लगते हैं काम करने में जब 48 घंटा टाइम है, लेकिन अब मैंने टाइम कम कर दिया, तो टाइम कर दिया 30 घंटा, अब कितने हैं वर्कर बढ़ाने पड़ेंगे, तो वर्कर अब बढ़ गए, कितने हो गए, 24 हो गए। तो इस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन इनडायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व किया, आंसर निकाल दिया। तो ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन रहेंगे, बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। चलो इसको भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी है, समझो इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क कैन बी फिल्ड बाय अ मशीन। हाफ लीटर का पैकेट होगा, उसका 120 बैग भरा है हाफ लीटर मिल्क का मशीन के द्वारा विद इन 3 मिनट, 3 मिनट के अंदर 120 बैग को भर दिया। हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द टाइम टू फिल सच 1800 बैग, मतलब 120 बैग को भरने में 3 मिनट लगा, तो 1800 बैग को भरने में कितना समय लगेगा, ये कैसे निकालोगे, इट इज अगेन योर क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट एक्स बी द, या फिर लेट क्या बोलते हैं, जो भी मानना है मान लो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम क्या मानेंगे, यहां पे x मान ले, जो भी मानना है मान सकते हो। ठीक है, लेट x बी द नंबर ऑफ बैग्स। ठीक है, लेट x बी द नंबर ऑफ बैग्स, और टाइम के लिए हम क्या मान लेते हैं, टाइम के लिए y मान लेते हैं, एंड y बी द टाइम। ऐसा मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा और डिटेल में जाके लिख सकते हो कि वो कौन सा बैग है, हाफ लीटर का मिल्क का बैग है, और ये y जो है वो टाइम का है। ऐसा इस हिसाब से थोड़ा लंबा चौड़ा लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये हमने लिख दिया। अब हमारा जो कंडीशन है वो क्या बोलता है, कंडीशन ये बोलता है कि 120 बैग भर रहे हैं, 3 मिनट लग रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा सोचने वाली बात है, 120 बैग भरने में 3 मिनट लगे, तो 1800 बैग भरने में क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, ऑब्वियसली ज्यादा ही लगेगा। तो चाहे मैं कितना भी बैग भरूं, मेरा टाइम जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि मान लो कि एक बैग भरने में 1 मिनट लग ही रहा होगा, अगर मान लो एक अंदाजे के तौर पे कि एक बैग भरने में 1 मिनट, तो 1800 बैग भरने में तो 1800 मिनट लग जाएंगे, मतलब टाइम मेरा बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे मेरा बैग बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा टाइम बढ़ेगा, मतलब यहां पे जो प्रोपोर्शन यानी वेरिएशन जो यूज होगा वो इनडायरेक्ट होगा कि डायरेक्ट होगा, ऑब्वियसली डायरेक्ट वेरिएशन होगा, क्योंकि यहां पे टाइम बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू द बैग। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि हियर द नंबर ऑफ बैग्स एंड टाइम, हियर द नंबर ऑफ बैग्स एंड टाइम आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और डायरेक्ट वेरिएशन, हम लोग लिख सकते हैं यहां पे। और डायरेक्ट वेरिएशन के होने के वजह से यहां पे हमारा जो स्टेटमेंट बनेगा, सिंबल जो बनेगा वो क्या बनेगा कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y से। इसको अगर हम सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय y, बराबर, x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय y। तो इसमें x के जगह पे क्या है वो हम डाल सकते हैं, इसको मान लो चाहे तो इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे पता है एक चीज, क्या पता है कि व्हेन, यहां पे हमको बोल रखा है कि व्हेन x जो है यानी बैग जो है 120 है, तो टाइम कितना लग रहा है, 3 मिनट लग रहा है, यानी y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये जो टाइम है इसको मिनट में ले लेना, इन मिनट्स, ये बहुत जरूरी है लिखना, टाइम जो है मिनट्स में लिया है वो जरूरी है। तो y 3 है, तो इसको उठा के मैं डालूंगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं और सॉल्व करते हैं। चलो, x इज इक्वल टू k इंटू वाई। ठीक है, x इज इक्वल टू k इंटू वाई, एक्स के जगह पे लिखूंगा 120 लिखा, x के जगह पे, k वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई बाय y, y के जगह पे 3 लिखूंगा। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, y का k का वैल्यू मिल जाएगा। तो देयरफॉर k विल बी इक्वल टू व्हाट, ध्यान से देखना, k इज इक्वल टू, ये 3 120 के नीचे चला जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो 120 बाई 3, k इज इक्वल टू 120 बाई 3, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 40, 43 जा 120 होता है। k का वैल्यू मिल गया। अब k को उठा के डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में, वापस इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू k इंटू वाई है ना, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, x इज इक्वल टू k का वैल्यू है 40 इंटू वाई। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 40 y,
तो ये जो बना ये आपका क्या बना, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये जो आया ये क्या आया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब इसका काम क्या है, बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूं। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन एक बार निकल गया तो हमको तो निकालना क्या है कि 1800 बैग के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे हियर, जो क्वेश्चन हमें पूछा है कि व्हेन x इज इक्वल टू, यानी कि जो हमारा बैग है वो 1800 है, तो व्हेन बैग इज इक्वल टू 1800 तो y यानी टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, y क्वेश्चन मार्क है, मतलब हमें y निकालना है। तो इन शॉर्ट इसको उठा के मैं डाल दूंगा पुट इन, इस बार मैं डालूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 ये रहा, इसको नाम नहीं दिया है मैंने, तो इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देना। इक्वेशन नंबर 2 में डाल दूंगा तो x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय y, तो x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है, 40 मल्टीप्लाई बाय y। x की जगह पे क्या लिखूंगा, x कितना है इस बार 1800 बैग है, तो 1800 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय y मतलब टाइम है, तो देयरफॉर y यहां से निकल जाएगा, ये 40 मल्टीप्लाई में है, 1800 के वो साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1800 डिवाइड बाय 40, 1 0 कैंसल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 होता है, 20 बचा, 4 5 जा 20, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 45। लेकिन y क्या है मेरे लिए, y मैंने टाइम माना है मिनट्स में, तो y इज इक्वल टू 45 मिनट्स। आ गया आंसर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टेटमेंट लास्ट में, देयरफॉर क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ फाइंड द टाइम टू फिल सच 1800 बैग, देयरफॉर 45 मिनट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल 1800 बैग्स, मतलब 45 मिनट लगेंगे उन 1800 बैग्स को भरने के लिए। कितना इजी क्वेश्चन था आप देख पा रहे हो, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, बड़ी आसानी से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है, ओके बच्चा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, लेकिन जितना हो सके प्रैक्टिस करना। देखो हम कितना भी अच्छे से पढ़ा लें, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ बात नहीं बनेगी। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो प्रैक्टिस जरूरी है। एक आखिरी क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, उसको भी करा लेते हैं, फिर छुट्टी हो जाएगा आज का। चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ कार विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 8 आवर, मतलब एक कार है जिसकी स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, उसको 8 घंटा लग रहा है कुछ डिस्टेंस को कवर करने में। व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस टू बी कवर्ड इन 7 1/2 आवर, मतलब जो 8 घंटा लग रहा था, मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, मान लो कहीं पे आप जा रहे हो मुंबई से लेके आप जा रहे हो मान लो पुणे तक, ठीक है, और मुंबई से पुणे जाने के लिए आपको लग रहे हैं 8 घंटे, ठीक है, और आपका जो स्पीड था वो है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, उसके हिसाब से मुंबई से पुणे पहुंचने में आपको 8 घंटे लग जाए। लेकिन क्वेश्चन हमें पूछा है कि अगर मुझे 8 घंटे के बदले मुझे आधा घंटा पहले और पहुंचना है, यानी 7.5 घंटे में ही पहुंचना है, तो मुझे स्पीड को कितनी बढ़ानी पड़ेगी। 60 का बढ़ाना तो पड़ेगा ना, स्पीड बढ़ाऊंगा तभी तो जल्दी पहुंचूंगा, ये तो आपको पता चल गया। तो मतलब इससे एक चीज तो अंदाजा समझ में आ गया आपको कि जब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तभी तो जल्दी पहुंचूंगा, और स्पीड बढ़ेगा और टाइम कम होगा, तो इसका मतलब ये जो प्रोपोर्शन है, वेरिएशन है, वो कौन सा है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनडायरेक्ट वेरिएशन है। ये तो आपको समझ में आ गया। तो वही चीज हम लोग यहां पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि लेट एक्स बी द स्पीड ऑफ कार, लेट एक्स बी द स्पीड ऑफ कार, ये ऐसा मैं मान लेता हूं कि एक्स जो है वो स्पीड ऑफ कार होगा, और जो टाइम लग रहा होगा वो होगा टाइम विल बी इक्वल टू वाई, ऐसा मैंने मान लिया। एक्स स्पीड है, टाइम वाई है। अब क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो हम लोग क्लियर कट बोल सकते हैं कि ये जो स्पीड है, ठीक है, एज स्पीड ऑफ कार वेरीज इनवर्सली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इनवर्सली विथ रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि जैसा जैसा स्पीड बढ़ाओगे वैसा ऐसा टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो हम क्लियर कट यहां पे क्या बोल सकते हैं बच्चा, हम बोल सकते हैं कि जो मेरा x था, यानी जो मेरा स्पीड था कार का, वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम से, जो कि है y। तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, सेम वही चीज करना है, कुछ नहीं। तो दैट इज x विल बी इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1/y। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू k अपॉन y, therefore x multiply by y is equal to k, this is equation number 1। सेम वही चीज है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। x multiply by y is equal to k हमारा क्या मिल गया, एक इक्वेशन हमें मिलता हुआ नजर आया, ठीक है। इसको मिटा दो, इसका कुछ काम नहीं है, ये समझाने के लिए रखा लिया। माफ करना दोस्तों, थोड़ा गला, और जैसे मैंने आपको बताया पिछले एक हफ्ते से बहुत ज्यादा बीमार था मैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि x multiply by y is equal to k। अब एक चीज उन्होंने बोल रखा है कि देखो यहां पे ध्यान से, एक चीज बोल रखा है कि स्पीड जो था वो 60 किलोमीटर पर आवर था, और उसके हिसाब से जो उनको टाइम लग रहा है पहुंचने के लिए
वो लग रहा है कितना 8 घंटा, टाइम इज इक्वल टू 8 आवर। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जब स्पीड मेरा यानी x जो था, हम ऐसा बोल सकते हैं वैन, ऐसा लिखो वैन x इज इक्वल टू 60 था तो y मेरा 8 था। इसको उठा के मैं डाल सकता हूं पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 1। तो क्या बोलता है इक्वेशन नंबर 1 मेरा, x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू k, जिसमें x का वैल्यू है 60 मल्टीप्लाई बाय y का वैल्यू है 8 इज इक्वल टू k हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। देखो अब 68 से कितना होता है, 8 6 48 यानी 480 इज इक्वल टू k। तो क्या यहां से हमें k का वैल्यू मिल गया 480। इसको उठा के मैं डाल दूंगा वापस से इक्वेशन नंबर 1 में। अब वापस से इक्वेशन नंबर 1 में क्यों डाल रहा हूं, ताकि जब मेरा इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मुझे मिल जाएगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मुझे मिलेगा। तो यहां पे आप देखोगे इक्वेशन नंबर 1 है x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू k। तो x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू k का वैल्यू है 480, ठीक है, इज इक्वल टू k। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तो x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 480। दिस विल बी माई इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं और नाम दे देते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो मैं बोलूंगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है, समझ में आ गया। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 480। अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन स्पीड, मतलब कितना स्पीड मेरा बढ़ाएगा, ठीक है, मैं कितना स्पीड बढ़ाऊं ताकि मुझे ये चीज मिल जाए, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इंक्रीज इन स्पीड, ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, देखो यहां पे ध्यान से, तो मैं यहां पे लूंगा, देखो ध्यान से, कि व्हेन स्पीड जो था मेरा क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 7 1/2 आवर। 7 1/2 मतलब 7.5, 7.5 मतलब होता है 7.5, यानी इस बार आपको जो टाइम है उन्होंने दे रखा है, क्या दिया है टाइम, तो टाइम मतलब क्या है, तो व्हेन y विल बी इक्वल टू कितना 7.5। तो हमें पूछा है x का वैल्यू निकालो, यानी स्पीड निकालो। तो जब टाइम दिया है उन्होंने 7.5 घंटा, तो x यानी कि स्पीड का वैल्यू निकालो। तो इसको उठा के मैं डाल दूंगा पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 ये रहा मेरा, x इंटू वाई इज इक्वल टू 480। तो मैं लिखूंगा x मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 480, ठीक है। इसमें x वैसी का वैसी रहेगा, y की जगह पे 7.5 लिख दूंगा इज इक्वल टू 480 लिख दिया, ठीक है। अब सॉल्व कर लेता हूं बच्चा, बहुत इजी है, कुछ नहीं, यहां पे x विल बी इक्वल टू व्हाट हो जाएगा 480, नीचे आ जाएगा 7.5। अब इसको डिवाइड कर लो और कुछ नहीं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे करोगे डिवाइड, मल्टीप्लाई बाय ऊपर 10 करो, नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 करो, इससे नीचे का 7.5 हट जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, x विल बी इक्वल टू व्हाट 4800 डिवाइड बाय 75, ठीक है। अब 5 के टेबल में डिवाइड कर लो या फिर 15 के टेबल में कर लो, जैसा 25 के टेबल में भी कर सकते हो। 25 3 75 होता है और 25 चलो पहले ना क्या करते हैं, छोटा से डिवाइड, छोटे टेबल से डिवाइड करते हैं। 15 के टेबल 15 5 75 होता है, 15 5 75, 15 3 45, 30 बचेगा, 15 2 30 0, फिर 5 1 5, 5 6 30 एंड 5 4 20, 64 आएगा क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। तो x इज इक्वल टू 64 आया। x क्या है मेरा, x मेरा क्या है, स्पीड है। तो पहले जो स्पीड था वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, तो 8 घंटे लगा उसको पहुंचने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे पुणे से मुंबई पहुंचने के लिए, मुंबई से पुणे पहुंचने के लिए उसको पहले 8 घंटे लग रहे थे, जब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। अब उसकी स्पीड कितनी है 64, यानी x इज इक्वल टू 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आपको जो क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था कि व्हाट विल बी द इंक्रीज इन स्पीड ना, तो आपको पूछा था इंक्रीज इन स्पीड। तो आपको एक चीज और करना है बच्चे, ये फाइनल आंसर नहीं है, आपको पूछा क्या है, क्वेश्चन कहा गया व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन स्पीड। इंक्रीज मतलब कितना बढ़ा, तो पहले था 60 अब 64 है, यानी आप 64, एक लास्ट स्टेटमेंट यहां लिख देता हूं मैं अगले पेज पे, एक नया पेज ले लेता हूं। तो आपको पूछा क्या है, इंक्रीज इन स्पीड। तो इंक्रीज इन स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल सॉरी फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, ऐसा कर दो, ठीक है। फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, पहले का स्पीड और अभी का स्पीड को माइनस कर दो। पहले का फाइनल स्पीड क्या था, अभी का फाइनल स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर और इनिशियल था 60, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट विल बी द इंक्रीज इन स्पीड, स्पीड बढ़ा कितना, तो अभी 64 के हिसाब से चल रहा है, लेकिन बढ़ा कितना, पहले 60 था अब 64 है, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया उन्होंने, तब जाके वो आधा घंटा जल्दी पहुंच पाएगा। समझ में आ गया। तो बस यही था दोस्तों क्वेश्चन। इसी के साथ ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3 होता है कंप्लीट दोस्तों, और इसी के साथ ये पूरा एंटायर चैप्टर जिसका नाम था इनवर्स वेरिएशन, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, ये होता है कंप्लीट। तो ये चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। तो ऐसे और भी आगे के जो चैप्टर से हम कंटिन्यूस लाते रहेंगे, तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही, बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। जिस प्रकार हमने कमिटमेंट दिया है कि हम हर बच्चों के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे
हमारा JR ट्यूटोरियल चैनल हो, लगातार 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए काम कर रहे हैं। JR कॉलेज चैनल है, 11वीं और 12वीं के लिए काम कर रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए JR जूनियर्स हमने बना दिया है, वहां पे हम पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं के लिए काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा हम बिजी और कितना ज्यादा फ्री में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बस एक ही उम्मीद से, ताकि हर बच्चा जो भी अफोर्ड ना कर सके उन तक हमारे वीडियोस पहुंच सके और हर बच्चा यहाँ पे फ्री में क्वालिटी एजुकेशन लेके अच्छे अच्छे पोजीशन पे लेके जा सके अपने आप को। बस यही एक सपना है। तो इस सपने में हमें जरूर से सपोर्ट करना, थोड़ा सा ब्लेसिंग्स देना, प्यार देना, ताकि मेरी हेल्थ अच्छे से और इंप्रूव हो सके और मैं और अच्छे से काम कर सकूं पिछले 4 साल से, जैसा हम करते आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।